नमस्कार दोस्तों, यूमैक्स एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि DSSB एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और हमने जो बैच स्टार्ट किया हुआ है DSSB TGT PGT के लिए, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी जो क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है कि DSSB के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसकी जो क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसी में हम आगे बढ़ते हुए आज कुछ क्वेश्चंस हम आज लेके आए हैं जो कि DSSB के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम उनको सॉल्व करेंगे और आप सब लोग इन क्वेश्चंस की हेल्प से अपने आप के जो तैयारी है उसको आप चेक करो कि कितनी आपकी प्रिपरेशन अच्छी है और आपकी कहाँ कमी है। इन सब चीज़ों के लिए हर संडे या फिर वीक में एक दो क्लासेस हम इस टाइप की लेके आएंगे जिससे आप अपने प्रिपरेशन को पता कर सकें कि कितनी आपकी प्रिपरेशन अच्छी है और उसमें कहाँ पर आपको भी तैयारी की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अब जहाँ से हमें पता चलेगा क्वेश्चंस के बारे में। देखो, पहला क्वेश्चन है कि फंक्शन दे रखा है ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन y इक्वल टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू। वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर, वो कह रहा है कहाँ पर ये डिक्रीज होगा। तो आपको पता है कि कोई भी फंक्शन आपको दे रखा है y इक्वल टू एफ एक्स है और डिक्रीज इंक्रीज का मतलब है कि यहाँ पर हमें फंक्शंस को चेक करना है कि फंक्शन कहाँ पर मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक का मतलब वो या तो इंक्रीजिंग मोड में या फिर वो डिक्रीजिंग मोड में। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम कैसे देखते हैं, उच्चिष्ट या निम्निष्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे वाई डैश और यहाँ पर वाई डैश एक्स निकाल के उसको जीरो के इक्वल लिखते हैं जिससे हमें उसके पॉइंट मिल जाते हैं, या फिर उसके बाद डबल डेरिवेटिव पर वो पॉइंट हम चेक करते हैं। अगर डबल डेरिवेटिव के लिए हम देखते हैं कि जो हमारा फंक्शन है, हालांकि इसमें क्या उसने ऑलरेडी बोल रखा है कि किस पॉइंट पर डिक्रीज हो रहा है, पर मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूं कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के जीरो के इक्वल लिखेंगे, यहां से हमें उसके पॉइंट मिलेंगे कि किस पॉइंट पर फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, उच्चिष्ट की तरफ जा रहा है या निम्निष्ट की तरफ जा रहा है। फिर हम उसका डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। वो जो आपने पॉइंट निकाले हैं उस पॉइंट पर अगर फंक्शन की वैल्यू हम चेक करते हैं ग्रेटर देन जीरो या फिर लेस देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो आता है तो हम बोलते हैं फंक्शन हमारा कैसा है, डिक्रीज है, मतलब निम्निष्ठ है। और वो ग्रेटर देन जीरो जाता है तो इसका मतलब कैसा हो रहा है, फंक्शन हमारा निम्निष्ठ की तरफ जा रहा है। लेस देन जीरो है तो उच्चिष्ट की तरफ जा रहा है, इंक्रीजिंग मोड में। ठीक है, तो ये इस वाले क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो वो क्या पूछ रहा है, उसने बोल दिया पहले से ही कि फंक्शन आपका कैसा है, डिक्रीज है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो y इक्वल टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस वन माइनस का टू एक्स और x माइनस टू। यहाँ से इसका ये फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं या फिर इसका थोड़ा और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू ये हो गया आपका एक्स क्यूब, उसके बाद प्लस का x माइनस का टू एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स स्क्वायर और ये हो गया आपका कितना माइनस का टू और प्लस का फोर एक्स। ठीक है, यहाँ तक इसको और सॉल्व करते हैं। ये कितना है आपका एक्स क्यूब माइनस का टू एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स स्क्वायर और ये हो गया आपका प्लस का x और प्लस का कितना है फोर एक्स, तो प्लस का फाइव एक्स और उसके बाद देखो कांस्टेंट वैल्यू कितनी है माइनस का टू। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्या इक्वेशन सही आपकी, थ्री एक्स स्क्वायर वो एक्स क्यूब, उसके बाद माइनस का फोर एक्स स्क्वायर प्लस का फाइव एक्स माइनस का टू। अब ये आपका फंक्शन बन गया y। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो y डैश x। तो फर्स्ट डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का एट एक्स और प्लस का फाइव। फर्स्ट डेरिवेटिव जो आपने निकाला है उसको हमें लिखना है जीरो के इक्वल। किसके इक्वल लिखना है, जीरो के बराबर। इसको जीरो के बराबर और इसके फैक्टर करते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स और प्लस का फाइव, 15 मल्टीप्लाई करो फाइव और तीन। जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर कितने आ जाएंगे, थ्री एक्स माइनस फाइव और दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा इसका x माइनस, या फिर इसको पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स माइनस का थ्री एक्स प्लस का फाइव बराबर जीरो। तो ये हो गया आपका कितना, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, x आ गया। तो थ्री एक्स माइनस का फाइव माइनस का वन, थ्री एक्स माइनस का फाइव बराबर जीरो। तो आपके रूट आ गए, ये पॉइंट आ गए x माइनस वन और एक आ गया आपका थ्री एक्स माइनस फाइव। अब देखो फंक्शन आपका डिक्रीज है, डिक्रीज है तो इसका मतलब
ग्रेटर देन जीरो यहाँ पर आएगा, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब जो पॉइंट है आपका वो क्या जाएगा 1, और इससे पॉइंट आपको क्या मिल जाएगा x इक्वल टू 5/3, यहाँ से आपको मिल गया x बराबर 1। तो आपकी जो वैल्यू है 1 से लेकर 5/3 के बीच में रहने वाली है, जिस पॉइंट पर फंक्शन मेरा कैसा है डिक्रीज है। तो क्लियर हुआ क्या किया हमने कि कोई भी फंक्शन अगर आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग मोड में चेक करना है तो सबसे पहले उस फंक्शंस के लिए हम क्या चेक करते हैं, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव को निकाल के जीरो के इक्वल लिखेंगे, जिससे हम पॉइंट निकालेंगे। उस पॉइंट के बाद डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव के फंक्शंस की वैल्यू चेक करते हैं। अगर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन क्या होता है डिक्रीजिंग, लेस देन जीरो है तो फिर क्या होता है फंक्शन इंक्रीजिंग। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए इज n क्रॉस n इज इनवॉलंटरी मैट्रिक्स देन प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यू। आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है A जिसका ऑर्डर कितना है n क्रॉस n का, और मैट्रिक्स कैसी है आपकी इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। अच्छा, इनवॉलंटरी मैट्रिक्स जो होती है कौन सी वाली मैट्रिक्स को इनवॉलंटरी मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसके अंदर हम लिखते हैं इसको A² इक्वल टू आइडेंटिटी। आपने कुछ मैट्रिक्स देखे होंगे, इनवॉलंटरी मैट्रिक्स, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स और निलपोटेंट। ये तीन मैट्रिक्स हम लोग पढ़ते हैं, A² इक्वल टू A² इक्वल टू आइडेंटिटी और A की पावर P इक्वल टू आइडेंटिटी। इस तरीके से देखते हैं इसको। तो यहाँ पर ये तीन मैट्रिक्स कौन सी हैं, इसको बोलते हैं आइडेंपोटेंट, वर्ग सम, और ये होती है आपकी कौन सी इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। तो यही दे रखी है। तो सबसे पहले आपको इसकी आइगेन वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है इसकी आइगेन वैल्यू। आइगेन वैल्यू के लिए जो मैट्रिक्स दे रखी है उसको आप कोई भी वेरिएबल से चेंज कर दो। यहाँ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x² और यहाँ पर आइडेंटिटी है तो माइनस का 1 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिल गई प्लस माइनस के 1। तो प्लस माइनस के 1 क्या मिल गई यहाँ पर आइगेन वैल्यू। ये है इसकी क्या आइगेन वैल्यू। और वो पूछ क्या रहा है आइगेन वैल्यू का मल्टीप्लाई, क्या प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगेन वैल्यू। तो क्या हो सकता है इनका प्रोडक्ट, या तो +1 और -1। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा इसका कि -1 और +1, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये क्या बन गया आइगेन वैल्यू +1 और -1। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, इफ f ऑफ -x इक्वल टू f ऑफ x फॉर ऑल x, मतलब x की हर वैल्यू के लिए f -x क्या वैल्यू दे रहा है f ऑफ x, तब वो कह रहा है f ऑफ x इज इवन एंड सिमेट्रिक। तब बताओ फंक्शन किस फंक्शन की ये कंडीशन होती है। अगर मैं किसी भी फंक्शन में x की जगह -x लिखता हूं तो फंक्शन पर कोई चेंज नहीं आता। तो सबने पढ़ा हुआ है ये कौन सा फंक्शन होता है इवन या ऑड, कौन सा फंक्शन होता है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन की कंडीशन होती है ना ये समफलन, कि समफलन में हम x की जगह -x लिखें तो वापस से वही फंक्शन आता है। जैसे एग्जांपल देखें कि यहाँ पर अगर f ऑफ x आप x² लेते हो तो जब x की जगह -x लिखोगे तो वापस से f ऑफ x लौट के आ गया। इसका मतलब कौन सा फंक्शन है इवन फंक्शन। इसका ग्राफ बनाना, ये आपका x अक्ष है और ये आपका y अक्ष। तो ये x² का ग्राफ है, वो क्या कह रहा है f ऑफ x इज इवन और सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। देखना सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है कि नहीं, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो कौन सा फंक्शन होता है ये इवन। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो फाई n इज एन आइलर फाई फंक्शन। फाई n हमें क्या दे रखा है आइलर फाई फंक्शन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑप्शन इज करेक्ट। देखो ये आइलर फाई फंक्शन नंबर थ्योरी में आपने पढ़ रखा है। क्या कंडीशन होती है आइलर फाई फंक्शन की, कि अगर हमारे पास फाई n कोई एक आइलर फंक्शन दे रखा है तो इसकी कंडीशन क्या होती है कि कोई भी यहाँ पर जो फाई n है n इक्वल टू, अगर मैं 2 से बात करूं, प्राइम के लिए बात करते हैं हम कि n इक्वल टू 2 से बात करूं, आइलर फाई फंक्शन हम फाई n से लिखते हैं। किससे लिखते हैं फाई n से। आइलर फाई फंक्शन क्या कंडीशन होती है इसकी, n बराबर 2 पर फाई 2 की वैल्यू 1। जैसे ही हम n बराबर 3 लेंगे
तो फाई 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो यहाँ पर जो फाई एन है हमारा, फाई एन इवन होगा कैसे, ग्रेटर देन 2 के लिए। तो फाई एन इवन होगा, फाई एन एच इवन व्हेन एन इक्वल टू 2 या एन ग्रेटर देन 2। क्या लिखेंगे यहाँ पर कि एन की वैल्यू ग्रेटर देन 2 के लिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, फर्स्ट ऑप्शन, फाई एन इज इवन व्हेन एन ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन होती है जी, फाई एन की। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है फाई एन का, आइलर फाई फंक्शन का, फाई एन इक्वल टू एन इंटू 1 अपॉन, क्या लिखते हैं इसको, एन इंटू 1 माइनस 1 अपॉन पी की पावर एन, 1 माइनस 1 अपॉन पी की पावर 1, 1 माइनस 1 अपॉन पी का स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये कंडीशन किस, ये फॉर्मूला किसका होता है, आइलर फाई फंक्शन का। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रिवॉल्व ए पीस ऑफ द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 2x अराउंड द x एक्सिस, देन सरफेस ऑफ एरिया जनरेटेड बाय द रिवॉल्विंग कर्व बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये हमने पढ़ा है कौन सा, रिवॉल्विंग अबाउट x एक्सिस या y एक्सिस हम पढ़ते हैं, उससे हमारा जो एरिया जनरेट होता है और वॉल्यूम जनरेट होता है उसके बारे में ये बात कर रहा है। तो जब आपने पढ़ा हुआ कि x इक्वल टू मान लो a लिया, x इक्वल टू b, और हमारा जो फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स है, इसको अबाउट x एक्सिस, अबाउट x एक्सिस, x एक्सिस के करस्पॉन्डिंग हम जब इसको रोटेट कराते हैं तो इससे जो एरिया जनरेट होता है उसको क्या लिखते हैं, a इक्वल टू, पॉइंट है हमारे a से b दे रखा है, 2 पाई y ds, यही होता है 2 पाई y ds। कब है जी, अबाउट x एक्सिस, हम जो भी हमें फंक्शन दे रखा है उसको हम रोटेट करा रहे हैं। यहाँ पर जो ds है इसकी वैल्यू कितनी होती है, ds इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन हमें दे रखी है, x की वैल्यू भी दे रखी है, y भी दे रखा है, y इक्वल टू 2x है, और ds की वैल्यू हम निकाल सकते हो। तो यहाँ से ds की वैल्यू निकाल लेते हैं, y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू 2s, तो यहाँ से dy अपॉन dx कितना हो जाएगा 2, dy अपॉन dx कितना हो गया 2। ठीक है, तो देखो ds की वैल्यू ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर dx और आएगा, ds इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इंटू dx। अब देखो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो यहाँ से ds की वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और ये कितना हो जाएगा dx। तो ds की वैल्यू हो गई आपकी अंडर रूट ऑफ 5 dx। ये वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो यहाँ से एरिया कितना आ गया, लिमिट कितनी है, x बराबर 0 से x बराबर 1, तो 0 से 1 2 पाई, उसके बाद y की वैल्यू कितनी है 2x, ds की वैल्यू कितनी है रूट 5 dx। ये हो गया टोटल, मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 4, 4 रूट 5, 4 रूट 5, और उसके बाद रूट 5 लिख देते हैं इसको, तो थोड़ा साफ करते हैं, ये हो गया आपका 4 रूट 5 और उसके बाद पाई। अब इसका इंटीग्रेशन x का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट है 0 से 1, तो डायरेक्ट ही क्या लिख देता हूँ इसको 1 अपॉन 2, 2 से ये कितना आ गया 2, तो कितना हो गया 2 पाई रूट 5, कितना आ जाएगा 2 पाई रूट 5। ठीक है यहाँ तक। तो कोई भी अगर आपको वक्र दिया गया है, कोई भी कर्व दिया गया है, वो अगर अबाउट x एक्सिस रोटेट हो रहा है तो उसका जो एरिया जनरेट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर जो लिमिट दे रखी है 2 पाई y ds। तो यहां पर इसका आंसर कितना हो गया 2 पाई रूट ऑफ dx, 2 पाई रूट ऑफ 5। ठीक है, यहां से आप क्या है कि अपने क्वेश्चंस के लिए चेक कर सकते हो, जो आपकी प्रिपरेशन चल रही है वहां पर आपके अभी क्या कमी है, तो उसी के लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट करी है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेट S बी एनी सेट देन ड्राइव सेट ऑफ S। अगर S हमारे पास कोई एक समुच्चय है तब वो ड्राइव सेट की बात कर रहा है।
तो ड्राइव सेट क्या होगा? तो ड्राइव सेट की कंडीशन क्या होती है, किसको बोलते हैं ड्राइव सेट? तो ड्राइव सेट जो होता है वो एक ऐसा सेट होता है जो अपने सारे लिमिट पॉइंट को क्या करता है, अपने पास रखता है। तो ड्राइव सेट ऑफ ए सेट इज द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ एनी सेट। मतलब जो लिमिट पॉइंट का कलेक्शन है ना, जो सारे लिमिट पॉइंट का कलेक्शन है, उसको आप क्या बोलते हो? ड्राइव सेट। तो यहां लिख सकते हैं ड्राइव सेट इज द ड्राइव सेट इज द सेट ऑफ all limit point, set of all limit point of any set। तो लिमिट पॉइंट का कलेक्शन है ड्राइव सेट। अब ऐसा कौन सा सेट है, हमारे ऑप्शन क्या दे रखे हैं? ऑलवेज अनकाउंटेबल, ऑलवेज क्लोज, मतलब अभी इस पर टिक नहीं लगाना, ऑलवेज अनकाउंटेबल, ऑलवेज क्लोज, ऑलवेज इनफाइनाइट और ऑलवेज ओपन। तो यहां पर जो ड्राइव सेट है वो क्या है, अपने सारे लिमिट पॉइंट को अपने पास कंटेन कर रहा है, मतलब लिमिट पॉइंट का क्या है, कलेक्शन है। तो एक बात बताओ, जब ओपन और क्लोज हम पढ़ते हैं तो ओपन और क्लोज में किस में लिमिट पॉइंट कंटेन करता है? या फिर मैं ऐसे बोलूँ आपको कि जो मान लो जी मेरे पास एक सेट है ए कॉमा बी, इसका मुझे ड्राइव सेट निकालना है। तो ड्राइव सेट क्या होता है इसका? क्लोज इंटरवल ए बी। और ये सेट जो क्लोज है ये अपने सारे लिमिट पॉइंट को अपने पास रखता है, सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है। तो जब सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है तो ये कौन सा सेट है? क्लोज सेट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो ड्राइव्ड है वो ऑलवेज कैसा होगा? क्लोज्ड। ये जो ड्राइव सेट है वो ऑलवेज कैसा होता है? क्लोज। आया समझ? कहने का मतलब क्या हुआ कि ड्राइव सेट होता क्या है कि लिमिट पॉइंट का जो सेट है उसको आप क्या बोलते हो? ड्राइव सेट बोलते हो। अब लिमिट पॉइंट कौन सा सेट रखता है? क्लोज सेट। क्लोज सेट अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है, तो दैट इज ड्राइव सेट इज ऑलवेज क्लोज सेट। दैट इज ड्राइव सेट इज ऑलवेज क्लोज सेट। तो क्लियर हुआ? आगे बढ़े, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ जीरोज इन 100 फैक्टोरियल। इसकी हमें बताने हैं कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, किसमें? 100 फैक्टोरियल में। अब देखो 100 फैक्टोरियल की अगर हम बात करें तो इसको कैसे लिखोगे? 100, 99, 98, इस तरीके से 3, 2, 1, यही है। अब यहां पर इसको हमें क्या बताना है? नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। अब आपको पता है कि जीरो कब आता है, किसी नंबर में जीरो कब आएगा? तो यहां से आप एक बात कॉन्सेप्ट समझो। अगर जीरोज की बात करें तो आपको पता है कि 2 × 5, जब आप इसका मल्टीप्लाई कर दो 10 आता है। मैं सबसे छोटे नंबर की बात कर रहा हूं, या अगर स्टार्ट करें हम यहां से तो 2 × 5 करोगे तो 10 मिलेगा, जीरोज मिलेगा। चाहे हमारा कोई भी नंबर हो, आप उसको इस तरीके से लिखो, जैसे 2 की पावर a और यहां पर कितना इंटू 5 की, और 5 मान लो कुछ भी है तो 5 की पावर a, बचा हुआ उसको लिख दो 5 की पावर b। तो ये जो दोनों है 5 की पावर 2, 2 की पावर a इंटू 5 की पावर a, ये दोनों मिलकर 10 बना देंगे। मतलब ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे कि कितने जीरो हमें मिल रहे हैं, बाकी जो बचा हुआ बचा है, इन दोनों के नंबर से तो हमें जीरोज मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ जो 100 फैक्टोरियल है उसमें वो कह रहा है कि कितने हैं जीरोज हमें मिल सकते हैं। तो 100 फैक्टोरियल की नंबर ऑफ जीरोज की हम बात करें तो इसमें बड़ा नंबर कौन सा है? 5। तो 5 के लिए इसको सॉल्व कर लो, 100/5 ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये फॉर्मूला होता है, प्लस 100/5 का स्क्वायर 25। अब इससे ज्यादा तो और जा ही नहीं सकता, फिर 125 डिवाइड ही नहीं होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 20, प्लस इसकी वैल्यू कितनी होगी? 4, तो ये हो गया 24। तो यहां से कौन सा ऑप्शन हो गया? ए। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज आपके पास अब कभी भी पूछे तो आपको इस तरीके से सॉल्व कर देना है कि नंबर ऑफ जीरो सबसे पहले आपको मिलेगा कब? जीरो आपको मिलेगा कब? जब 2 × 5 करोगे। 2 × 5 करोगे तो जिसके लिए जीरोज पूछ रहा है वहां पर उसको इस तरीके से सॉल्व कर लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर की फॉर्म में। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है कि a प्राइम p कैन बी रिटन एज द सम ऑफ 2 स्क्वायर, कि कोई भी प्राइम नंबर है p, उसको हम सम ऑफ 2
स्क्वायर की फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। जैसे 2 है, 2 प्राइम नंबर है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो पहली बात तो ये, तो एक इसका रिजल्ट होता है कि ए प्राइम पी कैन बी रिटन एज द सम ऑफ ए प्राइम पी ग्रेटर, ऐसे लिखो इसको, ए प्राइम नंबर पी ग्रेटर देन 2 इज द सम ऑफ 2 स्क्वायर। ए प्राइम पी ग्रेटर देन 2 इज सम ऑफ 2 स्क्वायर, sum of 2 square। a prime p greater than 2 is a sum of 2 square if and only if p modulo 1 और ये कितना होता है mod 4। ये हमारा रिजल्ट होता है, याद रखेंगे ये रिजल्ट को, रिजल्ट बहुत काम आने वाले हैं। डी ट्रिपल एस में रिजल्ट से ज्यादातर रिजल्ट ही पूछे जाते हैं। तो p इक्वल टू 1 mod 4, ये इक्वल का साइन है, कौन सा ये कॉन्ग्रुएंट वाला, कॉन्ग्रुएंट साइन की हम बात कर रहे हैं। अब देखो सबसे पहले ऑप्शन 1 की बात करें, p इक्वल टू 4, ये तो प्राइम ही नहीं है पहली बात। तो दूसरा हम बात करें p इक्वल टू 1 और p इक्वल टू 2, ये भी नहीं है। अब यहां पर हम देखें p इक्वल टू 2 और p इक्वल टू 1 mod 4, इन दोनों की हम बात करें तो p इक्वल टू 2 और p mod 4, यहां पर कितना है हमारा, ये दोनों तो सही हैं, p mod 1 और यहां पर mod 4। अब p इक्वल टू 2 और p इक्वल टू 3 की अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, ये p यहां से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम इसको स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, p ग्रेटर देन 2 है, इसको इक्वल टू भी लगा लो, 2 के लिए भी ये पॉसिबल है, ये रहा p ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, क्योंकि 2 को भी हम क्या लिख पा रहे हैं, सम ऑफ 2 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख दिया। तो यहां पर कौन सा आंसर हो गया, p इक्वल टू 2 और p इक्वल टू 1 mod 4। ठीक है, ये रिजल्ट है आपका, इसको एक एज ए रिजल्ट की तरह याद भी रखना है। जब हम नंबर थ्योरी पढ़ेंगे उसमें भी ये सब चीजें मिलेंगी, और इसको और डिटेल से पढ़ने के लिए जो UMax का ऐप है उस पर हमने DSSV का बैच भी लॉन्च किया हुआ है, आप वहाँ उससे जुड़ सकते हैं, और इसको बहुत अच्छे से धीरे बिल्कुल क्लियर करते हुए हमने उसको समझाया है। तो आप उस बैच को ज्वाइन करो, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, UMax एजुकेशन हब के नाम से है, जो हमारा एप्लीकेशन है वो है UMax एजुकेशन हब। ठीक है, देखो नेक्स्ट, द इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब बताओ, ये तो डायरेक्ट क्या है, रिजल्ट ही है, इसमें क्या दिक्कत है, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट ही होता है कि कोई भी दो इक्विवेलेंस क्या रिलेशन है, उनका जो इंटरसेक्शन है, बस कंडीशन क्या है कि सेट हमारा नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तो वो उसका जो इंटरसेक्शन है वो भी क्या रहता है, इक्विवेलेंस होता है। तो ये ऑलवेज ट्रू। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो डायरेक्ट रिजल्ट है, लड्डू क्वेश्चंस हैं, वो आपको देखते टिक कर देने हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस आपको इस टाइप के मिलेंगे प्योर मैथ्स के अंदर से। ठीक है, देखो नेक्स्ट, इफ ईच रो सम ऑफ ए इज अल्फा या ए, देन ईच रो सम ऑफ ए की पावर के इज। तो ए की पावर के इज, यहां पर वो दे रखा है कि कोई भी मैट्रिक्स है या कुछ है, तो या वेक्टर है, तो उसका प्रत्येक रो का जो सम है वो कितना है, ए है। इफ ईच रो सम ऑफ ए इज के, तो वो कह रहा है कि जो सम रो है, ए की पावर के की वैल्यू कितनी होगी। अगर ए का जो सम दे रखा है आपको ए, तो ये किसका सम है, ए का, तो ए की पावर के का कितना होगा, ये है ए, तो ये कितना हो गया, इसमें सी डायरेक्ट ए की पावर के। अगर अल्फा मानो तो इसको अल्फा की पावर के, और ए है तो फिर इसको ए की पावर के। तो ये तो डायरेक्ट रियलिटी है, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है इतना। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। तो ये जो सीरीज है आपकी, इसी तरीके से हमने DSSV के लिए हमारे जो UMax ऐप है उसमें हमने एक सीरीज भी लॉन्च की है, तो आप उस सीरीज को भी जुड़ सकते हैं अपने क्वेश्चंस के लिए, और देख सकते हैं आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है। नेक्स्ट देखो, z इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई में n प्लस 5 माइनस 2 आयोटा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर,
देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपको जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 प्लस 2 आयोटा एन प्लस 5 माइनस 2 आयोटा, 5 माइनस 2 आयोटा एन, एन नेचुरल नंबर है। तो कह रहा है इसकी वैल्यू क्या आएगी कि जेड जो है कि रियल हर एन के लिए, जेड इज इमेजिनरी होगा, जेड इज रियल फॉर ऑल नेचुरल नंबर, जेड इज रियल फॉर ऑड एन के लिए। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं इसको सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई करो 5n प्लस 2 आयोटा एन प्लस 5n माइनस का 2 आयोटा एन। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास 10n। अब n की वैल्यू नेचुरल नंबर से आ रहा है तो कोई भी नेचुरल नंबर लिख लो यहाँ पर, और हमेशा वैल्यू आपको कैसी मिलेगी, रियल। कभी इमेज नहीं आ सकता है, रियल कभी नहीं आएगा कि नेचुरल नंबर कुछ भी लिख लो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जेड इज रियल फॉर ऑल नेचुरल नंबर। हर एन के लिए फंक्शन कैसे नंबर देगा, रियल नंबर ही देगा। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, वो कह रहा है सेट ए दे रखा है आपको 1 2 3 4 5 एंड लेट आर, एक रिलेशन है आर 1 1 1 3 1 4 2 2 2 5 3 1 3 3 3 4 4 1 4 3 4 4 5 2 5 5 5 1 1 5। ये आपको क्या दे रखे हैं, एक इक्विवेलेंस रिलेशन दे रखे हैं ऑन ए। ये आपको एक इक्विवेलेंस रिलेशन है ए के अंदर। तो वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा इक्विवेलेंस क्लास होंगी। तो इक्विवेलेंस क्लास देखने के लिए आपको पता है कि कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है तो उसके लिए 3 कंडीशन होती है। एक तो वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, उसके बाद सिमेट्रिक, और तीसरा ट्रांजिटिव। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। कौन कौन सी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है कि सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है वो खुद से रिलेट होना चाहिए। तो ए बिलोंग्स टू ए आना चाहिए, या फिर मैं ऐसे बोलूं ए रिलेशन ए होना चाहिए। दूसरा सिमेट्रिक के लिए अगर ए रिलेशन बी है तो भी क्या मिलना चाहिए आपको, बी रिलेशन ए भी मिलना चाहिए। यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, अगर ए रिलेशन बी है और बी रिलेशन सी है तो यहाँ से आपको ए रिलेशन सी भी डिफाइन होना चाहिए। तो ये वाले हमारे पास पूछ रहा है कि कंडीशन कि इनमें से कौन सा इक्विवेलेंस क्लास बनाएगा। तो इक्विवेलेंस क्लास की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ से इनके इसके जितने भी सबसेट है वो इसके अंदर आने चाहिए। तो चेक करते हैं, अगर 3 5 को मैं उठाऊं, किसको उठा लिया मैंने, 3 5 को, तो देखना 3 5 यहाँ पर 3 5 इसके अंदर ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा। तो 3 5 इसके अंदर ही नहीं आ रहा तो ये तो हो ही नहीं सकता। 3 5 अब यहाँ से ले लो, ये भी नहीं हो सकता। इसके देखो 1 2 3 के लिए 1 1 3 3 4 4 ये तो है, ठीक है। उसके अलावा 1 3 है, 3 4 है, ये सेटिस्फाइड करा रहा है। अब इसको देखो 2 3 देखो, 2 3 इसके अंदर नहीं आ रहा, ये भी कैंसिल। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी। कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे इसमें, 1 3 4। तो 1 3 4 के लिए क्या बनाएगा, इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, क्लियर हुआ, तो समझ में आया। क्या चेक करते हैं हम इक्विवेलेंस के लिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके, वो कह रहा है लेट ए बी एक कैंटर सेट, ए मेरे पास एक कैंटर सेट है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। वो यहाँ पर फॉल्स पूछ रहा है, इनमें से कौन सा जो पॉइंट है वो गलत है। बस ए मुझे क्या दे रखा है, ए मेरे को दे रखा है कैंटर सेट। ए एक कैंटर सेट है, कैंटर समुच्चय है, तो इनमें से कौन सा गलत है। पहली बात तो कैंटर है तो इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, कैंटर के लिए कोई भी सेट अगर कैंटर है तो सबसे पहले तो वो नो वेयर डेंस होता है। कैसा होता है वो, कहीं भी डेंस नहीं होता, नो वेयर डेंस होगा। उसके बाद क्लोज होगा, बाउंडेड होगा, क्या क्या होता है, नो वेयर डेंस, उसके बाद क्लोज, उसके बाद बाउंडेड, उसके बाद अनकाउंटेबल, क्या क्या होता है, उसके बाद परफेक्ट, परफेक्ट सेट होता है।
जो कैंटर सेट होता है, नोवियर डेंस, क्लोज, बाउंडेड, उसके बाद परफेक्ट, और इसका जो मेजर होता है वो क्या होता है, जीरो। इसका जो मेजर होता है वो क्या होता है, जीरो। जैसे कि ये सेट है आपके पास, मान लो आपने ये लिया यहाँ से 1 से, मान लो यहाँ पर 3 लिया, 1 से 3, आपने इसको ब्रेक किया यहाँ पर और यहाँ पर। अब मान लो इसको आपने यहाँ से हटा दिया, और ये जो सेट है मान लो इसको हमने ब्रेक किया 1 से x के लिए, x1 के लिए, और यहाँ से जो x2 से 3 के लिए। अब आपके जो सेट है 1 से x1 यूनियन अगर आप करते हो तो x2 से 3 के लिए, तो कब आप इसको कितना भी ब्रेक करते जाओ ये हमेशा कैसा रहेगा, अनकाउंटेबल ही रहेगा। कैसा रहेगा ये, हमेशा अनकाउंटेबल ही। तो यहाँ पर चेक कर लो इसमें से कौन सा है, मेजर जीरो होता है, बिल्कुल सही बात है, होता है। काउंटेबल, काउंटेबल तो हमने बोला ही नहीं कहीं, तो ये आंसर हो जाएगा। परफेक्ट, परफेक्ट होता ही है। क्लोज एंड बाउंडेड, क्लोज और बाउंडेड है। तो कैंटर है तो वो काउंटेबल नहीं होगा, कैसा होगा, अनकाउंटेबल। काउंटेबल वो कभी नहीं होगा, क्या बनाएगा, अनकाउंटेबल। तो ये किसकी कंडीशन है, किसके प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी हमारी किसके, कैंटर सेट की। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट देखो, यहां पर दे रखा है आपको एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखी है। क्या दे रखी है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। क्या दे रखी है, x2 प्लस 5x3 इक्वल टू -4, 2x1 प्लस 4x2 प्लस 3x2 इक्वल टू -2, और फिर है 4x1 प्लस 7x2 प्लस x3 इक्वल टू -2। वो कह रहा है कि इनकंसिस्टेंट होगा, फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, और कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो कोई भी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको आप कैसे लिखते हो, जैसे ये आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ax इक्वल टू b। फिर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ax इक्वल टू b को हम किस फॉर्म में लिखते हैं कि यहाँ पर ये a है और मान लो ये क्या है आपका b, इसको मान लो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये a है और ये है आपका क्या, b। तो यहां से आप रैंक ऑफ a और हम चेक करते हैं रैंक ऑफ ए बी, दो रैंक देखते हैं, रैंक ऑफ ए बी। अगर ये दोनों रैंक सेम नहीं है तो हमारा सिस्टम कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट। मतलब इसका सॉल्यूशन तो मिल ही नहीं सकता, इनकंसिस्टेंट है। रैंक ऑफ ए, अच्छा इसको इस तरीके से लिखते हैं, थोड़ा डैश डैश लगे, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ बी। दूसरा, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, और इसकी वैल्यू है रैंक इक्वल टू एन, कि जो हमारे पास नंबर ऑफ ऐसे देखे कॉलम्स हैं, तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू ए। तो इसका मतलब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इससे पता चल जाता है कंसिस्टेंट है, इसका सॉल्यूशन तो मिलेगा, बट सॉल्यूशन किस टाइप का आएगा, जैसे ये एन के इक्वल हो जाएगा तो इसका यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक। उसके बाद रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, मतलब कंसिस्टेंट हो गया, बट जो लेस देन एन आ जाए, इसकी वैल्यू कितनी है, एन से कम है, तब हम इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट तो हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसके अनंत हल होंगे। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने यहाँ पर कि अगर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट या सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन देखना है तो जब रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी है तो सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाता है। दूसरा, दोनों इक्वल हैं तो कंसिस्टेंट हो गया, और उसकी वैल्यू अगर एन की इक्वल है तो यूनिक सॉल्यूशन। दोनों इक्वल हैं और उसकी वैल्यू लेस देन एन है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब दोनों इक्वल होते कंसिस्टेंट हो गया, और फिर इसको कैसे लिखेंगे, यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है इसको सबसे पहले इसका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो बनाते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे। कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे, किस टाइप से बनेगी, यहाँ पर जो दे रखा है इसको लिख लेते हैं। ये कितना है, x1 तो 0 है, x2 का कोफिशिएंट 1 और ये 5, और यहाँ पर लिखते हैं b कितना है, माइनस का 4। ऐसे यहाँ पर 2, x2 के लिए 4, और ये हो गया 3, यहाँ पर आ गया -2। ये कितना है 4, 7, 1, ये कितना आ गया -2। अब इसकी रैंक निकालने के लिए हम इसको किस फॉर्म में बदलेंगे, इक्विवेलेंट फॉर्म में। इक्विवेलेंट फॉर्म से हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ही रैंक निकालते हैं। तो जब इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करेंगे, इक्विवेलेंट फॉर्म में इसको चेंज करेंगे
तो हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो बन जाएगा 0 0 0। आप इसको सॉल्व कर लेना तो यही पॉइंट आएंगे, क्योंकि पूरे को इसको सॉल्व करा नहीं सकते, तो इसको डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ कि ये मेरा पॉइंट आएंगे 0 0 2, उस -2 0 -1 5 0 -1 5, और दूसरा पॉइंट आपका आ जाएगा 2। यहां से जो आपकी थर्ड लाइन है ये हो जाएगी आपकी कितनी 4 7 1, और ये पॉइंट आपका कितना बन जाएगा यहाँ पर -2। तो देखो ये जो वैल्यू है इसको तो आप बोलते हो a, और इस पूरे को आप क्या बोलते हो ab, ठीक है। इसको तो हम क्या बोल रहे हैं a, और इस पूरे को क्या बोलते हैं ab। तो अब इस a की रैंक चेक करना। फर्स्ट रो इसकी 0 है, अगर मैं a की बात करूं तो इसकी रो कितनी आएगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो कितना बच जाएंगे इसमें -1, और ये तो यहाँ पर रैंक कितनी हो गई इसकी रैंक तो हो गई 2, रैंक ऑफ ए तो हो गया 2। अब जब रैंक ऑफ ए बी की मैं बात करूंगा तो रैंक ऑफ ए बी के अंदर फर्स्ट रो 0 थोड़ी है, इसकी रैंक कितनी है 3। तो यहां से आपको पता चल गया कि जो ए की रैंक है वो ए बी की रैंक के इक्वल तो नहीं है। अब नहीं है तो इसका मतलब ये कैसा है, इनकंसिस्टेंट। कैसा है जी, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। क्लियर हुआ यहां से। तो इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। अगर इन दोनों की रैंक सेम है, अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी है, तो उसके बाद हमें ये पता चल जाता है कि ये सॉल्यूशन तो देगा। अब ये सॉल्यूशन किस टाइप का आएगा, यूनिक होगा कि इनफाइनाइट होगा। उसके लिए हम चेक करते हैं एन के इक्वल है या एन से लेस देन है। अगर एन के इक्वल है तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर लेस देन एन है तो हम बोल देते हैं इसको क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो दोनों की रैंक निकालेंगे और इनकंसिस्टेंट। तो ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं DSSP के अंदर। इसी टाइप के क्वेश्चंस हम और बहुत सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐप के अंदर, और इन सभी टॉपिक को हम DSSP में जो UMax के अंदर हमने DSSP का बैच चला रखा है, आप उससे जुड़े हो और DSSP की जो अपनी तैयारी है उसको अच्छे से सुचारू रूप से आगे चलाओ। ये दे रखा है आपको y इक्वल टू, मैं लिख देता हूं इसको, y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 2x क्यू, y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 2x क्यू। ये कह रहा है कि इज कॉनकेव डाउन, ये कॉनकेव डाउन है, तो वो पूछ रहा है किस पॉइंट के लिए। ओके, अब इस चीज को देखते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको कॉनकेव डाउन और कॉनकेव अप की कंडीशन पता होना चाहिए। तो जहां पर अगर मैं पॉइंट ए पे मैं बात करूं, मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूं पॉइंट ए पर, तो पॉइंट ए की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो डबल डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, मैं पॉइंट ए पे बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर ऐसे लिख देता हूं मैं एफ डबल डैश ए, ये यहाँ पर जब लेस देन 0 होगा, और दूसरी कंडीशन बनेगी एफ डबल डैश ए ग्रेटर देन 0। बात को ध्यान से समझेंगे कि जो एफ डबल डैश ए है जब लेस देन 0 है तो इसको सब बोलते हैं हम कॉनकेव डाउन। क्या बोलते हैं इसको, कॉनकेव डाउन, और इसको हम बोलते हैं कॉनकेव अप, ठीक है। तो ये जो कंडीशन होती है वो होती है कॉनकेव डाउन की। अब जो आपका फंक्शन दे रखा है उसको चेक कर लो, वो कह रहा है कॉनकेव डाउन, तो इसके लिए आप y डैश निकालो, कितना हो गया 6x, और ये कितना हो गया माइनस का, ये कितना है सेम ही है, तो ये कितना होगा 6x स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चंस क्या है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, 3x स्क्वायर और 2x क्यूब, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें 6x माइनस का 6x स्क्वायर। इसका डबल डेरिवेटिव देखो 6 माइनस का 12x, इसको 0 के इक्वल लिखो, तो यहां से जो आपको पॉइंट मिलेगा x बराबर मिल गया 1/2। अब आप इसका ग्राफ देखोगे, यहां पर जैसे हम इसके पॉइंट रखेंगे इस फंक्शंस के अंदर x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर -1, x बराबर -2, जब हम इसके पॉइंट रख के देखते हैं तो ये 1/2 के बाद इस तरीके से नीचे जा रहा है। तो ये जो पॉइंट है ना x बराबर 1/2, ये इसका क्या है, कॉनकेव डाउन है, क्योंकि इसके बाद ये पूरा फंक्शन नीचे आ रहा है। इसके बाद जो मेरा फंक्शन है वो नीचे आ रहा है, आप इसके पॉइंट रख के देख लेना x बराबर 0, -1, -2 और इस तरीके से। तो जैसे आप देखोगे, अच्छा ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम इनफ्लेक्सेशन पॉइंट। कौन सा, इनफ्लेक्सेशन पॉइंट। और x बराबर 1/2 को हम बोलते हैं इसका कनेक्टिविटी पॉइंट। कौन सा पॉइंट होता है इसका, कनेक्टिविटी पॉइंट।
तो जैसे ही इसके नीचे जाएगा ये, तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू बढ़ेगी, x की वैल्यू बढ़ रही है और फंक्शन मेरा कैसा हो रहा है, कॉन्केव डाउन। तो ये कितना हो जाएगा, x ग्रेटर देन 1/2। तो ये दो कंडीशन भी याद रखनी है आपको, डायरेक्ट कंडीशन भी पूछ सकता है वो कि कॉन्केव डाउन की क्या कंडीशन होती है और कॉन्केव अप की क्या कंडीशन होती है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच गिवन वेक्टर एफ इक्वल टू, क्या दे रखा है, एक्स प्लस 2y आयोटा प्लस y माइनस 3x, आयोटा नहीं है आई कैप है, प्लस जे, और ये है x प्लस ए जेड के कैप। वो कह रहा है कि ये कैसा है, सोलिनोइडल है। तो सबसे पहले तो सोलिनोइडल की क्या कंडीशन होती है, सोलिनोइडल है, इसका मतलब डेल डॉट एफ इक्वल टू क्या हो गया, 0। यहाँ पर डेल जो आपका वेक्टर होता है या फिर इसको ऑपरेटर बोलते हैं, क्या होता है, ये डेल अपॉन डेल एक्स प्लस, यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, आई कैप प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। अब यहाँ पर इस ऐप को मैं लिखूंगा और इसके साथ इनका क्या कर दूंगा, डेरिवेटिव। तो आई से आई 1 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, के डॉट के 1 हो जाएगा। इसका फर्स्ट वाले का एक्स के लिए डेरिवेटिव, इसका वाई के लिए और इसका जेड के लिए क्या कर देंगे, इसका डेरिवेटिव। तो जब एक्स के लिए इसका करेंगे, अच्छा इसको लिख देता हूं पहले मैं, डेल अपॉन डेल एक्स, ये कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 2y, आई डॉट आई 1 हो गया, प्लस डेल अपॉन डेल वाई, वाई के लिए y माइनस 3x प्लस डेल अपॉन डेल जेड, और ये कितना हो जाएगा, x प्लस ए जेड बराबर 0 लिख दिया। अब देखो x के लिए डेरिवेटिव 1 प्लस y के लिए 1, z के लिए प्लस a बराबर 0। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का, तो a बराबर आ गया आपका माइनस का 2। तो ये कौन सा है, ये सोलिनोइडल के लिए, किस कंडीशन के लिए, सोलिनोइडल के लिए। ठीक है, ऐसे ही कर्ल के लिए भी आता है कि कर्ल के लिए कौन सा बोलते हैं उसको, इररोटेशनल वेक्टर, आगूढ़ सदिश। इररोटेशनल वेक्टर, उसकी कंडीशन क्या होती है, इररोटेशनल वेक्टर आगूढ़ सदिश, कि यहां पर आपका डेल डॉट था, वहां क्या आ जाता है आपका क्रॉस, कर्ल वाला। तो डेल क्रॉस मान लो फंक्शन एफ है बराबर 0, तो वहां से आप क्या निकालते हो, इररोटेशनल वेक्टर। ठीक है, उसकी वैल्यू 0 के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल टू साइन 3 थीटा। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल टू साइन 3 थीटा। वो कह रहा है कार्डियोड है, स्पाइरल है, 3 लीफ्स रोड है, अब 4 लीफ्स रोड है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए जो आपकी इक्वेशन दे रखी है, सबसे पहले तो आर इक्वल टू साइन 3 थीटा, हमें चेक करना है कि फंक्शन मेरा किस टाइप का बनेगा। तो यहां पर r बराबर 0 लिखो, यहां से साइन 3 थीटा की वैल्यू 0, तो यहां से 3 थीटा बराबर 0, तो यहां से साइन कब कब 0 देता है, 0 पर, पाई पर, तो थीटा बराबर 0 पाई/3। इस तरीके से आप पॉइंट निकाल सकते हो। ठीक है, जब भी हमें लीव्स के बारे में पता करना है कि इसकी कितनी लीव्स हैं, तो यहां पर इसके एक रिजल्ट होता है, वो लिखेंगे कि आर इक्वल टू ए साइन। अब जो थीटा है ना, जैसे 3 दे रखा है यहां पर, तो यहां पर इसको लिखेंगे, मान लो ये आपका E1 आ रहा है, E1 थीटा है। मैं क्या बता रहा हूं आपको, एक रिजल्ट बता रहा हूं यहां पर, R इक्वल टू ए साइन। अगर E1 इंटू थीटा दे रखा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर हम लिखते हैं 2 इंटू E1। इसके अंदर होता है 2 इंटू E1 लीव्स। ये याद रखेंगे कि अगर R इक्वल टू ए साइन E1 थीटा है, तो इसके अंदर कितनी लीव्स होंगी, 2 इंटू E1 लीव्स। अगर यहां पर R इक्वल टू ए साइन और थीटा है, तो इसके अंदर कितनी लीव्स होती हैं, 1 इंटू ऑड लीव्स। ठीक है, ये याद रखेंगे 2 पॉइंट। अगर R इक्वल टू ए साइन E1 थीटा हुआ, तो टोटल लीव्स कितनी होंगी इसके अंदर, 2 इंटू कर देंगे, 2 इंटू E1, तो वो इतनी इसके अंदर लीव्स हो जाएंगी, पत्ती हो जाएंगी, जो भी यहाँ कर्व बनेगा। तो ये होता है R इक्वल टू ए साइन और थीटा, तो 1 इंटू ऑड इंटू लीव्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, R इक्वल टू ए की वैल्यू 1 है, साइन 3 थीटा, R इक्वल टू साइन 3 थीटा है, ये कैसा है आपका ऑड, तो 3 इंटू 1 कितनी लीव हो गई, 3 लीव्स।
तो कौन सा बनेगा ये, और ये कंडीशन किसकी होती है, ये रोज की। कौन सा ग्राफ होता है ये, रोज। तो कैसे बनता है ये होता है आपके, इसके अंदर 3 लीव्स होती हैं, ये वाला। तो ये होता है R इक्वल टू A साइन 3 थीटा, ठीक है। तो 3 लीव्स 3 लीव्ड रोज, क्लियर। तो इस तरीके से भी चेक करना है आपको किसके अंदर कितनी पत्तियां होंगी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। R इक्वल टू A साइन E1 इंटू थीटा, R इक्वल टू A साइन ऑड इंटू थीटा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इफ n and m are natural numbers then the equation z belongs to complex number और z की पावर n इक्वल टू 1 प्लस आयोटा और z की पावर m इक्वल टू 2 माइनस आयोटा। अब एक बात बताओ, यहां पर n और m और n दोनों की वैल्यू कुछ भी लिख लो आप, यहां से कभी ये दोनों वैल्यू सेम हो सकती है z की, z कॉम्प्लेक्स नंबर है और यहां से z की पावर n इक्वल टू 1 प्लस आयोटा और z की पावर m इक्वल टू 2 माइनस आयोटा। वो क्या, ऑप्शन पढ़ के देखो, हैव 2 कॉमन सॉल्यूशन, किसके दो, मतलब कॉमन सॉल्यूशन जब होंगे जब एक दूसरे को ये क्रॉस करेंगे, या यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये एक दूसरे को जहां पर कट करेंगे वो इसके सॉल्यूशन होंगे। बट यहाँ पर देखो क्या दे रहा है, हैव 2 कॉमन सॉल्यूशन, हैव 1 कॉमन सॉल्यूशन, हैव मोर देन 2 कॉमन सॉल्यूशन और हैव नो कॉमन सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप m और n की कुछ भी वैल्यू लिख दो, ये कभी भी वैल्यू इक्वल हो ही नहीं सकते, वो कभी भी एक दूसरे को कट करेंगे नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसमें हैव नो कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है। क्या समझे यहां से कि इसका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो क्या आंसर हो जाएगा। ये थोड़े क्वेश्चन इस टाइप के हैं, इनको हम देख के जज कर सकते हैं, हाँ कि यहाँ पर m और n की वैल्यू कुछ भी लिखो, कभी भी इसका क्रॉस करेंगे नहीं एक दूसरे को, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, द सीरीज कॉस 1 अपॉन n, कोसी होगी, डाइवर्जेंट हो गई, कन्वर्जेंट हो गई और कंडीशनली कन्वर्जेंट होगी। तो आपको पता है कि जो आपको सीरीज दे रखी है, सीरीज के लिए अगर मान लो an आपको दिया जाए, ठीक है, सीरीज का जब आप n पॉइंट निकालते हो और लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर an की वैल्यू 0 आती है, तो दो कंडीशन होती है, एक तो वो कन्वर्जेंट होगी, या तो वो कन्वर्जेंट होगी या फिर नॉट कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट नहीं होगी। कन्वर्जेंट भी हो सकती है और कन्वर्जेंट नहीं भी हो सकती है, इक्वल टू 0। बाकी हम बताएंगे कैसे, टेस्ट लगाने के बाद। सीरीज अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 0 हो गया तो कन्वर्जेंट भी हो सकती है और कन्वर्जेंट नहीं भी हो सकती है, डाइवर्जेंट नहीं बोलेंगे। लेकिन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर an अगर 0 की तरफ टेंस्ट नहीं कर रहा है तो ये फिक्स है कि ये कहां पर ये इसको क्या बोलती है, ये डाइवर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट। ये कब है, जब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर ये 0 की तरफ कन्वर्स नहीं करेगी, तब तो ये फिक्स है, ये डाइवर्जेंट होगी। अब देखो इसका n वा पॉइंट देख लो, an बराबर cos 1 अपॉन n, यही है, लिमिट लगा दो, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट cos 1 अपॉन n, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट cos 0 की वैल्यू 1 नॉट इक्वल टू 0, मतलब डाइवर्जेंट। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन, डाइवर्जेंट, ठीक है। तो इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चंस की सीरीज करेंगे आज। वो कह रहा है फाइंड द वर्क डन इन मूविंग ए पार्टिकल वंस राउंड ए सर्कल सी इन द XY प्लेन इफ द सर्कल हैज इट्स सेंटर एट द ओरिजिन एंड रेडियस 2। तो सर्कल कौन सा दे रखा है, जिसका सेंटर 0 है और रेडियस 2 है। बात किसकी कर रहा है, वो कौन सा प्लेन है, XY प्लेन, ठीक है। आपको दे रखा है एंड द फोर्स फील्ड इज गिवन एज F इक्वल टू, क्या दे रखा है, फोर्स F इक्वल टू 2x माइनस का y प्लस का 2z आई कैप प्लस x प्लस वाई माइनस का z, x प्लस वाई माइनस का z जे कैप प्लस 3x माइनस का 2y, 3x माइनस का 2y माइनस का 5z के कैप। तो फाइंड द वर्क डन मूविंग ए पार्टिकल वंस अराउंड इन द सर्कल सी XY प्लेन इफ द सर्कल हैज द सेंटर। देखो जो 2 बार लिख दी वही वाली बात है, वो जिसके रेडियस तो 2 है, सेंटर 0 है, तो हमें केवल क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, इसका टोटल वर्क डन निकालना है कि वो कितना काम करेगा, वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है, W इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन C F डॉट dr, ये होता है।
कोई भी हमें कर्व दे रखा है, कर्व सी एफ डॉट डी आर, एफ दे रखा है आपको, डी आर की वैल्यू कितनी होती है, डी आर बराबर डी एक्स आई कैफ प्लस डी वाई जे कैफ प्लस डी जेड के कैफ। एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा है, एक्स वाई प्लेन के अंदर जेड बराबर 0, तो यहाँ से डी जेड भी 0 हो गया। अब यहाँ पर इसको हम चेंज करेंगे एफ डॉट डी आर के लिए, तो एफ डॉट डी आर के फॉर्म में इसको लिखना है, दूसरा जेड बराबर 0 है क्योंकि एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा है। अब यहाँ पर इसको पोलर में चेंज करने के लिए आपको एक कंडीशन पता होगी कि एक्स बराबर क्या होता है, आर कॉस थीटा। अच्छा, मैं पोलर में क्यों चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो क्लोज कर्व है वो एक सर्कल है, कौन सा सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रेडियस 2 है तो ये बन गया 4। तो ये इस टाइप के सर्कल की बात कर रहा है जिसका सेंटर 0 है और रेडियस 2 है। तो यहाँ पर मुझे इसकी लिमिट मिल जाएंगी यहाँ से डायरेक्ट ही, इसकी क्या लिख दूंगा मैं, डायरेक्ट इसकी लिमिट, कि जो भी मेरे को सर्कल दे रखा है उसकी लिमिट कितनी होगी, ठीक है, क्योंकि पूरा सर्कल के लिए 0 से 2 पाई लिमिट हो जाएगी, तो मैं इसको पोलर में चेंज कर लेता हूँ। तो पोलर की कंडीशन क्या होती है, इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। तो पोलर की कंडीशन होती है x बराबर आर कॉस थीटा, y बराबर आर साइन थीटा। r की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2, तो क्या लिखोगे इसको यहाँ पर, x बराबर 2 कॉस थीटा और y बराबर 2 साइन थीटा। तो यहाँ से dx की वैल्यू कितनी हो गई, dx बराबर -2 साइन थीटा डी थीटा, और यहाँ से dy की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 2 कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। ये सारी वैल्यू आ गई यहाँ पर। अब ये सभी वैल्यू आपको कहाँ रखनी है, एफ डॉट डी आर के अंदर। तो एफ डॉट डी आर निकालते हैं, वो अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन में करना पड़ेगा। इसको साफ कर दें इधर से, चलो एक क्वेश्चन एक पेज और लेते हैं। एफ डॉट डी आर लिखते हैं, एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर के लिए एफ डॉट डी आर के लिए एफ की वैल्यू कितनी है, 2x माइनस वाई प्लस 2z। अब देखो इसको इसी को ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, ये ऊपर तो जा रहा है, हाँ अब ठीक है, इसी में हो जाएगा, बार बार उसको लिखना नहीं पड़ेगा, पेज चेंज करना पड़ेगा उसके लिए। तो यहीं से लिख लेते हैं इसको। देखो एफ डॉट डी आर लिख रहे थे, एफ डॉट डी आर, तो यहाँ पर एफ की वैल्यू देखो, जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा है, डी जेड 0, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, 2x माइनस का y dx, ठीक है, प्लस उसके बाद वैल्यू कौन सा है, x प्लस वाई, x प्लस वाई, और ये हो जाएगा dy, dz तो 0 हो गया। अब x और y की वैल्यू आपको पता ही है साइन और कॉस थीटा के लिए, और उसकी लिमिट है 0 से कितनी हो जाएगी, टोटल सर्कल सेंटर 0 त्रिज्या 2, तो 0 से 2 पाई कर देते हैं पूरे के लिए, और 0 से पाई करोगे तो 2 टाइम्स करना पड़ेगा उसका, तो 0 से 2 पाई, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, आर कॉस थीटा, आर की वैल्यू 2, तो 2 कॉस थीटा, माइनस की वैल्यू 2 साइन थीटा, dx की वैल्यू कितनी है, dx कितना है आपका, माइनस का 2 साइन थीटा डी थीटा, माइनस का 2 साइन थीटा डी थीटा, प्लस दूसरा उसके बाद है x प्लस वाई, एक्स बराबर वही आर कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और dy की वैल्यू कितनी है, 2 कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। देखो इतना टाइम एग्जाम में नहीं लगेगा, वो तो मैंने आपको समझाने के हिसाब से पूरा लिखा है कि r की वैल्यू 2 लिखी है, फिर उसका डेरिवेटिव क्या है, आपको पता ही है डायरेक्ट x बराबर क्या लिखना है, y बराबर क्या लिखना है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे टोटली मल्टीप्लाई कर लो, और इसको सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट जो हमारा आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, लिमिट लगाने के बाद 8 पाई आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन तो आप कर ही सकते हो, साइन और कॉस की लिमिट आप लगा सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है जो हमारा आज का सेशन था 20 क्वेश्चंस का। इसी तरीके से हम हर वीक आपको लिए एक 20 क्वेश्चंस या 30 क्वेश्चंस या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका सेशन लेके आएंगे, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताओ। यू मैक्स पर हमने DSSB का जो बैच स्टार्ट किया हुआ है
वो हमारा इसी तरीके से बैच है कि उसमें DSSS में आपको किस तरीके से सफलता मिल सके, और इसी के लिए हमारी टीम भी पूरी DSSS के लिए जुड़ी हुई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, उसकी स्ट्रेटजी के लिए, उसकी प्लानिंग के लिए, कि आपको किस तरीके से क्वालिफाई कर लो और किस तरीके से सेकंड पेपर में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से क्वेश्चंस के लिए। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद।